कांग्रेस पार्टी का सवाल है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, और मेरे शब्दों पे भरोसा नहीं है तो मैं देश को, लोगों को कहूं, कुछ मत करो, सिर्फ लाल किले से कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के जो भाषण है, सिर्फ उन भाषणों का एनालिसिस कर लो, आपको साफ साफ लगेगा कि न उनके पास कोई सोच थी, न उनके पास कोई विजन था, और न ही कोई इच्छा शक्ति थी। टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा। जरा खुद को अपने गरेबा में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, और यहां उपदेश दे रहे हैं। क्या हाल करके रखा हुआ है। ऐसी निर्मम सरकार से वहां के लोगों का भविष्य अंधकार के अंदर डूब रहा है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। सत्ता सुख के सिवाय कोई आकांक्षा नहीं, और वे यहां उपदेश देते हैं। घुसपैठ, दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तक तो प्रेशर पैदा किया जा रहा है। एक हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक अपना अपना एक भूतकाल होता है। पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। आदरणीय सभापति जी को टीएमसी हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, के दशकों से केंद्र में सत्ता में रहे हैं, सत्ता के भागीदार रहे हैं। राज्यों में भी उनको सरकारें चलाने का अवसर मिला है, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी। आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता था। ये डील होते थे। नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं द लोकसभा की खास पेशकश संसद और संवाद। आज बात करेंगे राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस लंबे भाषण की, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस, गांधी परिवार, टीएमसी, डीएमके, लेफ्ट और आम आदमी पार्टी तक पर निशाना साधा। ये भाषण करीब 97 मिनट तक चला और इस दौरान प्रधानमंत्री लगातार बोलते रहे, जबकि विपक्ष ने हंगामा किया और बाद में वॉकआउट भी कर दिया। शुरुआत से समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बुधवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री बोल नहीं पाए थे, लेकिन गुरुवार को राज्यसभा में उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, विपक्ष की तरफ से शोर शराबा शुरू हो गया, पर प्रधानमंत्री रुके नहीं और भाषण चलता रहा। जब प्रधानमंत्री नॉन स्टॉप बोलते रहे तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया, यानी भाषण का बड़ा हिस्सा विपक्ष की गैर मौजूदगी में हुआ। तो टीएमसी हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, के दशकों से केंद्र में सत्ता में रहे हैं, सत्ता के भागीदार रहे हैं। राज्यों में भी उनको सरकारें चलाने का अवसर मिला है, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी। आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता था। ये डील होते थे। उन्होंने सिर्फ जेब भरने का काम किया। नागरिकों के जीवन में बदलाव आना ये उनकी प्राथमिकता नहीं थी।
आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ उदाहरणों के साथ भी बात बताना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ चर्चा में ये सारे विषय आए हैं और इसलिए मुझे लिए कहना बहुत जरूरी है। अब एक उदाहरण देता हूं मैं बैंकिंग सेक्टर का। बैंकिंग सेक्टर एक प्रकार का अर्थव्यवस्था की ग्रिड होता है। 2014 से पहले फोन बैंकिंग का कालखंड था। नेता के फोन जाते थे और उसके आधार पर करोड़ों रुपया दे दिए जाते थे। इस 97 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने कई शब्द और मुद्दे बार बार दोहराए जो उनके हमलों और संदेश का कीवर्ड बन गए। इनमें नेहरू, इंदिरा गांधी, कब्र खुदेगी, घुसपैठ, शीश महल, अर्बन नक्सल, ऑपरेशन सिंदूर, गद्दार, अटकाना, लटकाना, भटकाना, ट्रेड डील, शाही परिवार जैसे शब्द शामिल रहे। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का नाम सीधे लिए बिना भी कई बार जवाब दिया। राहुल गांधी पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे की किताब का हवाला देकर सरकार से सवाल कर रहे थे तो प्रधानमंत्री ने पुरानी स्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय सरहदों पर गोला बारूद और जूतों तक की कमी हुआ करती थी और जब राहुल गांधी चीन का मुद्दा उठा रहे हैं तो प्रधानमंत्री ने पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के पुराने भाषणों संदर्भों का उल्लेख किया। इसके बाद भाषण का एक तीखा हिस्सा मोहब्बत की दुकान वाली राजनीति पर रहा। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की मोहब्बत वाली दुकान वाले नारे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके लिए मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये कैसी मोहब्बत है? इस 97 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने कई शब्द और मुद्दे बार बार दोहराए। ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है और वे इसलिए हैं। हमने 370 की दीवार गिरा दी इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। माओवादी आतंक से देश को मुक्ति दिलाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठा रहे हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदती है आपको। हमने नेहरू जी ने देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था, सिंधु जल समझौता करके। उस सिंधु जल समझौते को हमने एबेंस में डाल दिया। क्या इसलिए आप मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हो? आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस की परेशानी कुछ और है। ये पचा नहीं पा रहे कि मोदी यहां तक पहुंचा कैसे, और उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है कि भाई पहुंचा तो पहुंचा, लेकिन अब तक टिका क्यों है? और इसलिए वे एक ही रास्ता उनके लिए बचा हुआ लग रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आदरणीय सभापति जी, ये तो मान करके बैठे थे। उनका लोकतंत्र, संविधान का कोई लेना देना नहीं। उनको तो लगता है कि प्रधानमंत्री पद उनके परिवार की जागीर है, उस पर कोई और बैठ नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने संविधान का मुद्दा भी उठाया और कहा कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई। इससे उन्होंने राष्ट्रपति पद का
अपमान बताया और विपक्ष पर सवाल उठाए। कल लोकसभा में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई। ये राष्ट्रपति पद उसका घोर अपमान किया है। उनको संविधान शब्द मुंह में बोलने की अधिकार नहीं रहता है। जो लोग गरीबी से निकली हुई एक महिला, आदिवासी परिवार से आई हुई एक महिला, जब आपने लोकसभा में जो व्यवहार किया है, आपने आदिवासी समाज का अपमान किया है, आपने महिला का अपमान किया है। भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान, संविधान ने जिनको सर्वोच्च पद दिया है, आपने उनका अपमान किया है। आपने संविधान का अपमान किया है। इस 97 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने कई शब्द और मुद्दे बार बार दोहराए। भाषण में प्रधानमंत्री का निशाना केवल कांग्रेस तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी, डीएमके, लेफ्ट और आम आदमी पार्टी पर भी तंज कसे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस गांधी परिवार पर दिखा। उन्होंने बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार को घेरा, तमिलनाडु में डीएमके को लेकर भी सवाल उठाए और केरल के संदर्भ में सांसद सदानंद मास्टर का जिक्र करते हुए लेफ्ट सरकार के दौरान हुई बर्बरता की बात कही गई। असम में मुद्दे में प्रधानमंत्री ने भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने की बात याद दिलाई और इसे लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाए। इन राज्यों में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भाषण में इन पर खास राजनीतिक फोकस नजर आया। भारत रत्न भूपेन हजारिका जी, जो कि इस देश के बहुत ही सम्मानीय व्यक्तित्व है, आज भी घर घर में उनको स्मरण करते हैं लोग। उनके प्रति जो भक्ति का भाव है, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उनको इसकी भी कोई परवाह नहीं है। और जिस प्रकार से, और हमारा सौभाग्य था कि हमने भूपेन हजारिका जी के देश के लिए जो उनका योगदान था, नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाके से पूरे देश को अपने वाणी से, अपने विचारों से, अपनी अभिव्यक्ति से बांध के रखा था। हमने भारत रत्न देने का निर्णय किया। इस पर भी इनको ऐतराज, और मैं तो हैरान हूं। खड़गे जी अगर होते तो मैं उनकी हाजिरी में कहता ही है। इन्होंने जिस प्रकार से बोला ना भारत रत्न के बाद, वो वीडियो पर उनका चेहरा देखेंगे ना, आपको लगा रहे ये ऐसे लोग हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। और ये कहा, अरे ये तो सिंगर थे। मैं समझता हूं कि किसी का भी अपमान करने में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। उन्होंने भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न दिया, उसका भी विरोध किया। ये पूरे असम का विरोध है, पूरे देश के कला प्रेमियों का विरोध है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां प्रधानमंत्री ने नेहरू काल से लेकर वर्तमान तक कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के लिए देश के लोग समस्या थे। जी हां, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि देश के लोग, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो चाहे इंदिरा गांधी हो, उनके लिए देश के लोग समस्या थे और देश के लोगों का अपमान करना कांग्रेस का स्वभाव रहा है। उन्होंने योजना आयोग का उदाहरण देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने जिस योजना आयोग की धज्जियां उड़ाई थी, उसके जन्मदाता उनके पिता नेहरू थे। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर किसानों के साथ विश्वासघात का आरोप भी लगाया। देश के लोगों के बारे में नेहरू जी और इंदिरा जी की सोच क्या थी, मैं उसके विषय में बताना चाहता हूं। इंदिरा जी एक बार ईरान गए थे और ईरान में वो भाषण दे रही थी और उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख किया। खुद ने कहा है, उन्होंने कहा, और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं, जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था
कि उनके सामने कितनी समस्या है, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। अब आगे देखिए, 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? और इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। यानी पिताजी को 35 करोड़ समस्या वाले देशवासी लगते थे, अब 57 करोड़ों को समस्या। कोई ऐसा हो सकता है जो अपने ही देशवासियों को समस्या माने? ये फर्क है उनकी सोच और हमारी सोच में, ये फर्क है उनके अप्रोच और हमारे अप्रोच में। उन्होंने भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिए जाने का विरोध करने की बात कहते हुए कहा कि यह अपमान असम नहीं भूलेगा। उन्होंने कांग्रेस के शातिर दिमाग युवराज जैसी टिप्पणी के साथ यह भी कहा कि एक सांसद को गद्दार कहा गया था और इससे उन्होंने सिख विरोध से जोड़कर आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार पर निजी और राजनीतिक वार करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री पद उनके परिवार की जागीर है। आदरणीय सभापति जी, कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, एक गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। और इसी सदन के माननीय सांसद है वो, और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है। एक शब्द तो बोल लेते, लेकिन सिखों के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी पड़ी है, और इसी के कारण उन्होंने कल, और जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य है, उन्हें अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? और वो भी एक सिख है इसलिए गद्दार कहना बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? प्रधानमंत्री ने चोरी को पुश्तैनी धंधा जैसी टिप्पणी से जोड़ते हुए कहा कि महात्मा गांधी का सरनेम चुरा लिया गया। इसी क्रम में उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज गिनाए और कांग्रेस गांधी परिवार पर कटाक्ष जारी रखा। भाषण में एक बड़ा मुद्दा भारत की ट्रेड डील को, भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर भी रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 दिन पहले भारत ने अमेरिका के साथ डील की है और बजट सत्र में विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष की तरफ से आरोप बताया गया कि किसानों के हित से समझौता हुआ है और यह डील दबाव में की गई है। प्रधानमंत्री ने इस आरोप का जवाब देते हुए कहा कि पहले की गलतियों को ठीक करने में उन्हें काफी शक्ति लगानी पड़ी। उन्होंने कहा कि आज देश की नीति के आधार पर चल रहा है, जिससे दुनिया का भरोसा बना है। भारत विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री के मुताबिक यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है और अमेरिका के साथ डील के बाद विश्व का भरोसा और बढ़ा है भारत पर। प्रधानमंत्री के कटाक्षों के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। राहुल गांधी ने लिखा कि बस सवालों से इतना घबराहट,
और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री सच्चाई से डरकर झूठ की शरण ले रहे हैं। राहुल की पोस्ट की आखिरी लाइन जनरल मनोज नरवणे की किताब में लिखी बात से मिलती जुलती बताई गई। वहीं विपक्ष के वॉकआउट पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया। खड़गे ने कहा कि दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, ट्रेड डील समेत कई सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा, इसी वजह से वॉकआउट किया गया। इसी खबर में एक और बड़ा मोड़ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बयान से आया। ओम बिरला ने लोकसभा में जानकारी दी कि उन्हें सूचना मिली थी कि कांग्रेस के कई सदस्य प्रधानमंत्री के आसन तक पहुंचकर कोई अप्रत्याशित घटना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो लोकतांत्रिक परंपराएं तार-तार हो जाती। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे सदन में ना आए और प्रधानमंत्री ने उनके आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचा लिया। स्पीकर ने निशिकांत दुबे के मुद्दे पर अपने कार्यालय में विपक्षी सदस्यों के व्यवहार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह व्यवहार काले धब्बे जैसा था और उनके शब्दों में विपक्ष की योजना की भनक लगने पर उसे समय रहते नाकाम किया गया। स्पीकर के इस आरोप पर प्रियंका गांधी का जवाब भी आया। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह आरोप बेबुनियाद है और झूठा है और किसी ने प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वे स्पीकर की बात से असहमत हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इसे सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। कुल मिलाकर राज्यसभा में प्रधानमंत्री का यह 97 मिनट का भाषण विपक्ष पर बड़े राजनीतिक हमलों, ट्रेड डील पर सफाई और सदन की रणनीति को लेकर नए आरोपों के कारण चर्चा में रहा और विपक्ष के वॉकआउट ने इस बहस को और ज्यादा तेज कर दिया। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या यह संसद में बहस का स्तर है या फिर चुनावी मौसम की राजनीतिक एक चाल? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।